कांग्रेस नेता राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी। पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दे, देश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जहां एक और पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया है, वहीं अब इनके साथ साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर ही राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना काल में पहले से ही त्रस्त जनता को अब महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, तेल की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। राहुल गांधी लगातार जनहित मुद्दों पर आवाज उठाते रहते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी लगातार मोदी सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। सुरजेवाला ने सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल और डीजल सभी के दामों में वृद्धि को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में चल रहे तनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में लोगों के विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है, इसलिए इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह होना चाहिए। फेसबुक द्वारा अपनाए गए सरल दृष्टिकोण को स्वीकार करना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि भारत की अनेकता में एकता को बाधित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, उस प्रकार की घटनाओं को दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत की अनेकता में एकता ही उसकी ताकत है, जिसे किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और एमडी अजीत मोहन और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही फेसबुक के अधिकारियों को दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव की समिति में समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को राज्य के मुख्यमंत्री नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे, जिसमें सरकार द्वारा नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश होगी। 11 से 19 वर्ष के बच्चों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर प्रबंधन करने की व्यवस्था की जाएगी। गुरुवार को आयोजित की गई बैठक में मुख्यमंत्री के सामने नई नीति को प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री को पेश की गई इस नीति में गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या का समाधान करने, सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने, बुजुर्गों की देखभाल के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे। ये नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करेगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए 2 स्टेप में विभिन्न प्रकार के मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में करने के लिए और इस संक्रमण से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है टीकाकरण। तो वहीं तीसरी लहर और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, मगर वैक्सीन की कमी टीकाकरण अभियान में बाधा बन रही है। कुछ राज्यों में तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, मगर कुछ राज्य अभी भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन कमी के चलते ये अभियान धीमा पड़ रहा है। ओडिशा में तो टीकों की किल्लत के कारण कुछ टीकाकरण केंद्रों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद केंद्रों पर तोड़फोड़ और हिंसा की गई। ओडिशा के गंजम में टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन नहीं मिलने से भारी भीड़ ने हिंसक रूप अपना लिया और वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर नाराज लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। ओडिशा में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण ओडिशा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीकाकरण से वंचित है। एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में सुधार देखा जा रहा है। कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए भाजपा नेता शहनवाज हुसैन लखनऊ के पीजीआई अस्पताल पहुंचे थे। गौरतलब है कि शहनवाज हुसैन के अस्पताल पहुंचने से पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था, देश भर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने अभी उनके पोते से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की
कई यादें भी हैं उनसे, मैं कई यादें जीवन में वापस आ सकती हैं। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मिलने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री और अन्य कई नेता अस्पताल पहुंचे थे। भारत में इन दिनों मौसम काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे दिल्ली वासियों के लिए अब जाकर कुछ राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में आगामी 24 से 48 घंटे में मॉनसून सक्रिय होने वाला है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बननी शुरू हो गई हैं। गुरुवार रात हल्की बारिश होने से कुछ हद तक तो राहत मिली। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट की उम्मीद जताई गई है। आगामी 24 घंटे के दौरान दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश समेत देश के कई अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस क्लाइमेट वेदर के अनुसार लगभग 4 सप्ताह तक स्थिर रहने के बाद अब मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद है। आगामी 3-4 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अच्छी बारिश और गरज के साथ बौछारें देखने को मिलेंगी। इस दौरान तापमान में भी गिरावट होगी। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के रेडवानी गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार देर रात से चल रही मुठभेड़ में अब तक सेना द्वारा 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। गौरतलब है ये मुठभेड़ अब तक जारी है। बता दें, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 48 घंटों में ये चौथी मुठभेड़ है। इससे पूर्व हुए 3 एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों ने 5 दहशतगर्दों को ढेर किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर इस मुठभेड़ की जानकारी दी। सुंदरबनी इलाके में घुसपैठियों और जवानों के बीच हुई फायरिंग में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गए। इस ऑपरेशन में नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही मारूप्रोलू जसवंत रेड्डी शहीद हो गए। जम्मू स्थित सेना के ऑफिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आतंकियों से 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण का स्वरूप भी दिन पर दिन बदल रहा है, जिसके मद्देनजर अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर बायोएनटेक अब वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके लोगों को तीसरी खुराक देने की तैयारी कर रही है। फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की तीसरी खुराक की मंजूरी पाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने दावा करते हुए कहा, कोरोना का मात देने के लिए तीसरी खुराक की आवश्यकता पड़ सकती है। अंतरिम ट्रायल के डेटा के मद्देनजर मंजूरी प्राप्त करने की कोशिश करेगी, जिसमें पता चला था कि पहले 2 डोज की तुलना में तीसरी डोज एंटीबॉडी को लेवल को 5 से 10 गुना तक बढ़ा सकता है। कोरोना वायरस के म्यूटेंट बीटा वेरिएंट के विरुद्ध बेहतर सुरक्षा की उम्मीद की जा रही है। ये वेरिएंट अब तक का सबसे शक्तिशाली है, साथ ही ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा असरदार है। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत की चिकित्सा प्रणाली को ध्वस्त करने वाली दूसरी लहर अब सुस्त पड़ गई है। महामारी के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 43,393 नए मामले सामने आए। इस दौरान 911 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। संक्रमण के आंकड़ों में प्रतिदिन गिरावट के साथ ही रिकवरी दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 महामारी को 44,459 लोगों ने मात दी है और स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,07,52,950 पर पहुंच गई है। तो वहीं इस महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या 2,98,88,284 है। भारत में रिकवरी दर में बढ़ोतरी के साथ साथ सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,58,727 है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 4,05,939 पहुंच गई है। हालांकि संक्रमण की दूसरी लहर फीकी पड़ गई है, मगर खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए भारत में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तीसरी लहर आने से पहले सुरक्षित किया जा सके। भारत में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक
36,89,222 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें 40,23,173 लोगों को पिछले 24 घंटे में टीका लगाया गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी सरकार द्वारा प्रयासों का बखान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अभियान 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस अभियान में अभी तक ज्यादातर सैनिकों की वापसी हो चुकी है। सैनिकों की वापसी को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस अभियान में गति ही सुरक्षा है की नीति का पालन किया जा रहा है। आगे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मैंने अप्रैल में कहा था, अमेरिका ने वो किया जो हम अफगानिस्तान में करने गए थे। इस अभियान का मकसद 9/11 को हम पर हमला करने वाले आतंकवादियों का पता करना और ओसामा बिन लादेन तक न्याय का संदेश पहुंचाना था। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अफगानिस्तान को बचाने के लिए आतंकवादी खतरे को कम करना था, क्योंकि अफगानिस्तान अमेरिका के विरुद्ध हमला करने वाले आतंकवादियों का गढ़ बन गया था।